हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन। देखिए, बिना देर किए हुए आज हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। इसी चैप्टर के अंदर जो है हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जो है जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं अम्ल। देखिए, अम्ल और एक हो गया आपका क्षार। इन दोनों के बारे में बेसिक सी एक छोटी सी जो हम 5वीं 6ठी क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है, ये सब जानते हैं इसके बारे में। दूसरी बात, अम्ल जो है वो जलीय विलयन के अंदर, यानी अगर इसको हम अंतर के रूप में पढ़ें तो अंतर के रूप में जब इसको पढ़ेंगे तो देखिए इसको आप अंतर भी बना सकते हो इसका। पहली बात क्या होगी कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, और क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे, पहली बात। दूसरा अंतर आप लिख सकते हो कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार जो है वो OH- आयन देते हैं। तीसरी बात आप याद कर सकते हो कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, ठीक है, और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पर ही कंफ्यूजन होता है कि हम किस तरीके से ये याद करें कि अम्ल जो है वो नीले को लाल कर रहे हैं और क्षार जो है वो लाल को नीला कर रहे हैं। देखिए, इसका भी एक जो है छोटी सी ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हो अम्ल को अनिल से, अनिल, और क्षार को याद कर सकते हो शालिनी, अनिल और शालिनी। अब अनिल और शालिनी से कैसे याद करना है कि देखो, अम्ल ऐसे, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसे कर देगा, लाल, जबकि जो क्षार है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इस तरीके से इसको आप याद आसानी से रख सकते हो, अनिल और शालिनी। तो देखो, अम्ल और क्षार में ये तो हो गए अंतर। कुछ इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि जैसे अम्ल के अंदर आपको जैसे ही कुछ नाम आता है तो कुछ एग्जांपल्स जो दिमाग में आने चाहिए, जैसे HCl हम जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया, या कार्बोनिक अम्ल हो गया H2CO3, इस तरीके से। ऐसे ही क्षार जब नाम आता है तो क्षार में कुछ एग्जांपल्स आपको आने चाहिए, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस तरीके से। तो ये हो गए इसके कुछ एग्जाम्पल। उसके अलावा जो अम्ल होते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जैसे काम में आते हैं, आप नींबू खाते हैं, संतरा होता है हमारा, जो खट्टी चीजें होती हैं, उसके अलावा इमली होती है। तो हम जरा इनमें भी बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से जो है अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर इमली के अंदर, तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। ऐसे ही आपसे बात की जाए कि साहब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में होगा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ऐसे ही जठर रस, यानी जो हमारे आमाशय के अंदर जो पचाने के लिए अम्ल निकलता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा जो है आप याद कर सकते हो दही के अंदर, तो दही में जो अम्ल होता है वो हो गया लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ऐसे ही हम जानते हैं कि चींटी जो होती है, चींटी जब काटती है जलन का अनुभव होता है, तो चींटी के डंक में जो होता है, तो चींटी के डंक में हो गया फॉर्मिक, या इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, तो फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चींटी के बाद में जो है आप याद कर सकते हो इमली हो गया, संतरा जो होता है उसमें होता है एस्कोर्बिक, जिसे हम विटामिन C भी कहते हैं, तो एस्कोर्बिक अम्ल इसमें पाया जाता है, एस्कोर्बिक अम्ल, ठीक हो गया। ऐसे ही आप सिरका ले सकते हैं, सिरका अचार के अंदर भी काम में आता है इसको, तो सिरके में होता है आपके एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये कुछ अम्ल है जो हमें याद होनी चाहिए। बोर्ड में एक बार क्वेश्चन भी यहाँ से आ चुका है
कि कुछ वहाँ पर नाम दिए गए थे, इमली, टमाटर या जठर रस, कि इसमें जो है ना कौन कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो ये कुछ अम्लों के नाम हैं जो इनमें पाए जाते हैं, वो हमें याद कर लेते हैं। ऐसे ही आपके जो है ना ये क्षार हो गए हैं। अब हम लवण की बात करते हैं। देखिए लवण में क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार, जैसे हम यहाँ से अम्ल से लेते हैं HCl, ठीक है, क्षार से ले लिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो लवण किसे कहेंगे? लवण कब बनता है? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल जो है हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके बाद में जो है अब हम यहाँ पर पहले इसका आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, इसको उतार लीजिए पोस्ट करके, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार की संकल्पनाएं। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो 3 संकल्पनाएं हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली संकल्पना हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आरेनियस की संकल्पना। आरेनियस की संकल्पना। आरेनियस की संकल्पना। देखिए अब हम ये जानते हैं कि आरेनियस ने अम्ल किसे कहा और क्षार किसे कहा। तो आरेनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो हो गई अम्ल की परिभाषा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की कि किस तरीके से देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए HCl है, तो जब ये जल में अपघटित होगा तो इस तरीके से H+ + Cl-। या एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल का। तो नाइट्रिक अम्ल जब इसमें टूटेगा तो कैसे टूटेगा? H+ NO3-। या हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की, H2SO4, तो ये हो गया आपका 2H + SO4-2। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं अम्ल के कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये हो गई अम्ल की बात। अच्छा, इस अम्ल के अंदर भी हमें 2 चीज और ध्यान रखनी है आपको। जैसे क्वेश्चन आता है कि सब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? प्रबल अम्ल एक तो होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। तो देखिए बिल्कुल सिंपल परिभाषा है इसकी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया यानी पूरे तौर पर आयनित हो जाते हैं उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल की आप डेफिनेशन लिख लीजिए, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। दूसरा आपको लिख लेना है दुर्बल अम्ल, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया यानी पूरे तौर पर आयनित नहीं होते हैं उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल लिख देना है आपको, HCl लिख दो, H2SO4 प्रबल अम्ल है, HNO3 भी प्रबल अम्ल है, और भी बहुत सारे होंगे। दुर्बल अम्ल की बात कर लेते हैं, 1-2 याद कर लीजिए आप। जैसे कि आप याद कर सकते हो एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। इसके अलावा आप याद कर लो कार्बनिक अम्ल H2CO3। तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स के आप याद कर सकते हैं। तो ये आरेनियस के हिसाब से जो है अम्ल किसे कहते हैं हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली है। दूसरी हम पढ़ने जा रहे हैं क्षार की। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा क्षार। आरेनियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। बात समझ में आ रही है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देंगे भाई? OH- आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है। अब इसकी भी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें एग्जांपल्स आपको लिख देने हैं। जैसे आप जानते हो NaOH। अब NaOH जब टूटेगा जलीय विलयन में ये होगा तो किस तरीके से बनाएगा? Na+ OH-। इसी तरीके से जो है KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना लेगा ये? K+ और OH- बना लेगा ये।
ठीक है। अच्छा, अभी हमने अम्ल के अंदर पढ़ा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जो है किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, देखिए वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, इसको आप लिख लीजिए, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। इसकी भी एग्जांपल्स की बात करते हैं। प्रबल क्षार में क्या क्या बताओगे आप, NaOH आपका हो जाएगा इसके अंदर और KOH हो जाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल की बात करें हम तो NH4OH, ठीक है, NH4OH ले लीजिए आप, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें आप ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसमें आप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका दुर्बल क्षार। तो ये हो गए प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। चलिए इसके बाद में जो है हम बात करने जा रहे हैं लवण की। अब देखिए लवण की थोड़ा सा हम डिटेल से इसको पढ़ लेते हैं। इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए ये हो गई हमारी आर्हेनियस की संकल्पना। दूसरी संकल्पना हमारी जो चलेगी वो है ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना। ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना, देखिए ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना क्या होती है। इन्होंने भी जो है अम्ल और क्षार की परिभाषा दी। देखिए किस तरीके से इन्होंने परिभाषा दी। ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन, अब प्रोटॉन का मतलब यहां पर क्या लिया इन्होंने, H+ आयन, ठीक है, H+ आयन लेना है आपको प्रोटॉन का मतलब। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, ठीक हो गया। तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होंगे वे अम्ल कहलाएंगे। अच्छा, क्षार किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं यानी ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहेंगे, क्षार कहते हैं। देखिए असल में अभी हमने आर्हेनियस की पढ़ी, तो आर्हेनियस की जो संकल्पना थी उन्होंने कहा कि सब जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स पर, मतलब कुछ ही यौगिकों पे लागू होगा। ऐसे ही जो ब्रोंस्टेड लोरी ने दी। अब देखिए इन्होंने किस बिना पर दिया, प्रोटॉन के हिसाब से। तो यानी वे यौगिक जिनमें H+ आयन होगा तो वो तो इससे सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन जिनमें नहीं होगा तो वो इससे जो है ना सिद्ध नहीं हो पाएंगे। खैर इसमें एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O+ NH3। देखिए अभी जरा इस रिएक्शन में देखते हैं हम, ये जल है और ये NH3 आपकी हो गई अमोनिया। अच्छा, अब ये एक H+ इसको देगा, तो यानी देने वाला कौन हो गया, जल। तो इसके हिसाब से जल कौन हो गया, अम्ल, ठीक है। क्षार इससे H+ आयन यानी प्रोटॉन ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ये कौन हो गया, क्षार। तो ये बन गया आपका OH- प्लस ये बन गया आपका NH4+। अच्छा, अब यहां पर एक एक परिभाषा आपको और देखनी है, वो ये कि अम्ल और क्षार के साथ में एक परिभाषा और आ गई, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। तो देखिए जो अम्ल था इसने H+ आयन त्याग दिया, तो अब ये क्या बन गया, संयुग्मी क्षार। बात समझ में आ रही है, जो अम्ल था उसने H+ आयन त्याग दिया तो वो क्या बन गया, संयुग्मी क्षार। और जिसने H+ आयन ग्रहण कर लिया वो क्या बन गया, संयुग्मी अम्ल, ठीक है। तो साथ साथ में हमने ये भी पढ़ लिया कि संयुग्मी क्षार किसे कहते हैं, संयुग्मी अम्ल क्या होता है, ठीक है। तो जो H+ आयन त्यागता है वो तो हो गया संयुग्मी क्षार, और जिसने H+ आयन ग्रहण किया वो क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे थे ब्रोंस्टेड लोरी की संकल्पना। तो इसके अनुसार सिर्फ उन्हीं यौगिकों पे ये लागू होगा जिसमें H+ आयन जो है आदान प्रदान होता है, ठीक है, और अन्य यौगिकों पे ये लागू नहीं होगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरी संकल्पना, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी संकल्पना जो आती है अम्ल और क्षार की, वो आती है लुईस की संकल्पना, ठीक है, लुईस की संकल्पना। देखिए लुईस की संकल्पना क्या होती है, इन्होंने भी अम्ल और क्षार की जो है ना परिभाषा दी, अब किस आधार पर दी देखिए जरा।
इन्होंने कहा कि अम्ल कौन होता है? वे पदार्थ या वे यौगिक, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके अनुसार ये परिभाषा है? लुईस के अनुसार। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उसे अम्ल कहेंगे। क्षार किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, ठीक है, उन्हें क्षार कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जरा एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल देखिए, BF3 प्लस NH3। ठीक है, अब यहां पर जरा देखिए आप, एक तो है BF3 और एक है NH3। NH3 के पास में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन युग्म एक्स्ट्रा मौजूद है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? BF3। तो यानी BF3 तो क्या हो गया आपका? अम्ल। ठीक है, NH3 इलेक्ट्रॉन दाता है, तो ये कौन हो गया? क्षार। एक बात समझ में आ गई? इन दोनों के बीच में अब उप से संयोजी बंध बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरीके से ये आपका हो गया NH3। अब यहां पर एक एक परिभाषा इसी के अनुसार और आती है, वो आती है लुईस अम्ल और लुईस क्षार की। तो लुईस अम्ल जो है वो यही होगा, लुईस अम्ल, और ये है आपका लुईस क्षार। अब लुईस अम्ल और लुईस क्षार किसे कहेंगे? लुईस अम्ल और एक है लुईस क्षार। देखिए इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। लुईस अम्ल किसे कहेंगे? वे यौगिक, ठीक है ना, वे यौगिक जिसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी जिनका अष्टक अपूर्ण हो। तो यहां पर जैसे हम बोरोन को देख रहे हैं ना, तो जिसका यहां पर अष्टक अपूर्ण होगा उसे क्या कहेंगे? लुईस अम्ल। ठीक हो गया। जैसे एग्जांपल BF3 अभी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा जैसे हम बोलो Na+ या Mg+2 इस तरीके से। तो वे यौगिक जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या जिनका अष्टक अपूर्ण होता है उसे कहते हैं लुईस अम्ल। दूसरी बात है लुईस क्षार। तो लुईस क्षार क्या कहेंगे? इसका अपोजिट कर लीजिए आप, यानी वे यौगिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं? मौजूद, एक्स्ट्रा होते हैं जिनके पास। तो वे यौगिक जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद होते हैं यानी एक्स्ट्रा होते हैं, उसे कहते हैं लुईस क्षार। तो अभी हमने 3 संकल्पनाएं पढ़ी, आर्रेनियस की संकल्पना, लुईस की संकल्पना और ब्रोंस्टेड लोरी की संकल्पना।